Class 7 SST theme भी chapter The Age of Reorganization. हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री में एक ऐसे टाइम की बात करेंगे जब इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया था। ये दौर था द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा टाइम जब बिल्कुल सब कुछ बदल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब एक इतना बड़ा इतना पावरफुल एम्पायर गिरता है तो आगे क्या होता है? पावर आखिर जाती किसके हाथ में है? वहाँ के लोगों का, सोसाइटी का, कल्चर का क्या होता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उस एक इवेंट से जिसने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया, यानी मौर्यन एम्पायर का अंत। मौर्यन एम्पायर के जो आखिरी राजा थे, उनको उनके ही जनरल, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, ने मार दिया। और बस एक इस घटना के साथ इंडिया का पहला सबसे बड़ा एम्पायर कोलैप्स कर गया। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी सेंट्रल पावर अचानक से चली गई तो देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। मतलब पावर की जो सीट थी वो खाली हो गई। इसका फायदा उठाकर कई नए छोटे छोटे किंगडम्स खड़े हो गए। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, देश की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी बॉर्डर इतनी कमजोर हो गई कि बाहर से अटैक्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आइए अब देखते हैं कि मौर्यास के जाने के बाद वो कौन से नए इंडियन किंगडम्स थे जो पावर में आए और उन्होंने इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आखिर भरा कैसे। देखिए, दो मेन डायनेस्टीज थीं जिन्होंने मौर्यास को एक तरह से सक्सीड किया। पहले थे शुंगास, जिन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर रूल किया और वैदिक ट्रेडिशंस को काफी प्रमोट किया। और दूसरे थे सातवाहनास। ये डेक्कन प्लेटो में थे और इनका सी ट्रेड यानी समुद्री व्यापार बहुत ही एक्सटेंसिव था। पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी पावर को सबके सामने एस्टैब्लिश करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। ये एक बहुत ही स्पेशल रॉयल सेरेमनी थी जिसमें एक राजा अपने घोड़े को आजाद छोड़ देता था। अब वो घोड़ा जिन जिन टेरिटरी से बिना रोके निकल जाता, वो सब उस राजा की हो जाती। ये अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी प्रूव करने का एक तरीका था। ओके, अब बात करते हैं सातवाहनास की। उनके सी ट्रेड का सबसे बड़ा प्रूफ पता है कहाँ मिलता है? उनके कॉइन्स पर। जी हाँ, इन सिक्कों पर जहाज यानी शिप्स बने हुए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि उनकी नेवी कितनी पावरफुल थी और उनके ट्रेड लिंक्स रोमन एम्पायर जैसे दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए थे। सातवाहनास कुछ मामलों में बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही अलग। पहला, वो मैट्रिनोमिक्स फॉलो करते थे। इसका मतलब है कि राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये उस सोसाइटी में मदर्स की रिस्पेक्ट को दिखाता है। वो सभी रिलीजन्स, वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, सबको सपोर्ट करते थे। और उन्होंने करले केव्स जैसे बेहतरीन इनक्रेडिबल रॉक कट केव्स भी बनवाए। चलिए अब नॉर्थ और डेक्कन से थोड़ा नीचे चलते हैं, इंडिया के बिल्कुल फार साउथ में। वहाँ इस टाइम पर एक अलग ही दौर चल रहा था जिसे हम संगम एज के नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया में उस टाइम 3 बड़ी पावर्स थीं, चेरा, चोला और पांड्या। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर डायनेस्टी की अपनी एक अलग पहचान थी। चेरास की कैपिटल थी वांजी और उनका सिंबल था बो एंड एरो। चोलास की कैपिटल थी उरैयूर और उनका सिंबल था टाइगर। और पंड्यास की कैपिटल थी मदुरई और उनका सिंबल था 2 फिश। हमें इस टाइम के बारे में ज्यादातर जानकारी संगम लिटरेचर से मिलती है। देखिए, संगम का मतलब होता है असेंबली या मीटिंग। ये तमिल पोएट्स की असेंबलीज में लिखी गई सबसे पुरानी पोएम्स का एक पूरा कलेक्शन है। आज हिस्टोरियंस के लिए ये उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर को समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सिलप्पदिकारम। ये कनागी नाम की एक औरत की कहानी है जिसके पति को झूठे इल्जाम में सजाए मौत दे दी जाती है। कनागी हार नहीं मानती। वो राजा के दरबार में जाकर अपनी दूसरी पायल दिखाकर अपने पति को बेगुनाह साबित करती है। ये कहानी एक राजा के लिए न्याय यानी जस्टिस की इंपॉर्टेंस को इतनी खूबसूरती से हाईलाइट करती है। ओके, अब वापस नॉर्थ की तरफ चलते हैं। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, मौर्यन एम्पायर के कमजोर होने से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से कुछ नई पावर्स ने इंडिया में एंटर किया। एक बात याद रखना जरूरी है, ये ग्रुप्स एक साथ नहीं आए, बल्कि वेव्स में आए, एक के बाद एक। सबसे पहले 2nd सेंचुरी बीसीई में इंडो ग्रीक्स आए, उनके बाद 1st सेंचुरी बीसीई में शाकाज और आखिर में 1st सेंचुरी सीई में कुशान्स आए। और इन सब ने यहाँ की कल्चर पर अपना एक गहरा असर छोड़ा। इन सभी फॉरेन पावर्स में से जो सबसे पावरफुल थे वो थे कुशान्स और उनका सबसे महान राजा था कनिष्का। ये जो आप फेमस हेडलेस स्टैचू देख रहे हैं ना, ये कनिष्का का ही है। इस स्टैचू पर किंग ऑफ किंग्स लिखा हुआ है, जो आज भी उनकी जबरदस्त अथॉरिटी और पावर को फील कराता है।
तो है इस पूरे टाइम की, इस पूरे दौर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी एक नए मिक्स्ड कल्चर का डेवलप होना। इसे हम आर्ट, ट्रेड और नए आइडियाज का एक फ्यूजन यानी संगम कह सकते हैं। कुशान्स ने उस टाइम के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट यानी सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। ये एक एंशिएंट हाईवे था जो चाइना से लेकर रोम तक जाता था, और इसके कंट्रोल से इंडिया पूरी दुनिया के लिए सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि नए आइडियाज का भी एक सेंट्रल हब बन गया। इसी कल्चरल फ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आर्ट में दिखता है। 2 बड़े आर्ट स्कूल्स डेवलप हुए, गंधारा और मथुरा। गंधारा आर्ट पर ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। इसमें ग्रे स्टोन का यूज होता था और बुद्धा के बहुत रियलिस्टिक स्टैचूज बनाए जाते थे। दूसरी तरफ मथुरा आर्ट बिल्कुल प्योरली इंडियन स्टाइल में था। इसमें रेड सैंडस्टोन यूज होता था और हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सभी धर्मों के आइडल्स बनते थे। इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं आपको कितना समझ आया है। ट्रस्ट मी, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि इस टाइम को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, तो आप ये पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। पॉइंट 1, मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स से एक पावर वैक्यूम बना। पॉइंट 2, शुंगास और सातवाहनास जैसे नए इंडियन किंगडम्स बने। पॉइंट 3, नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन पावर्स आईं। एंड पॉइंट 4, इन सब के मिलने से आर्ट और सोसाइटी में एक नया ब्लेंडेड कल्चर बना। सिंपल। तो अब क्विज टाइम, रेडी? पहला सवाल, कल्लानाई डैम जो दुनिया के सबसे पुराने डैम्स में से एक है, किस सदन डायनेस्टी ने बनवाया था? सोचिए सोचिए। और दूसरा सवाल, किस फॉरेन ग्रुप ने शका संवत शुरू किया जो आज इंडिया का नेशनल कैलेंडर है? ऑलराइट, टाइम फॉर द आंसर्स। पहले सवाल का सही जवाब है द चोलास, जिन्होंने कावेरी रिवर पर ये अमेजिंग डैम बनवाया था। और दूसरे का जवाब है द शकास। उनका शुरू किया हुआ कैलेंडर ही आज हमारा नेशनल कैलेंडर है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये हमें सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ एक बड़े एम्पायर की कहानी नहीं होती, बल्कि ये बदलाव और फ्यूजन का एक कांस्टेंट फ्लो है। अब आपके लिए एक सवाल है, सोचिए कि इस दौर के ग्रेट कल्चरल मिक्स का कौन सा हिस्सा आज भी इंडिया की आइडेंटिटी को, हमें और आपको इन्फ्लुएंस करता है। सोचते रहिए, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।